के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह सुबह। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। आज चीन और भारत के फौजी अफसरों के बीच अब तक के सबसे बड़े स्तर पर बातचीत होने वाली है। आज की इस बैठक में लद्दाख की सरहद पर करीब 1 महीने से जारी तनातनी को कम करने की कोशिश की जाएगी। बैठक से पहले भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि वो अपनी जमीन में घुसपैठ कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। सरहद पर दबंगई और जबरदस्ती वाली रणनीति जब काम नहीं आई तो चीन बातचीत के टेबल पर आने को मजबूर हो गया। आज सुबह करीब 9 बजे भारतीय सेना के बड़े अफसर चीनी के फौजी अफसर के सामने होंगे और ठीक वैसे बात करेंगे जैसे गंभीर मसलों पर एक जिम्मेदार देश की जिम्मेदार फौज बात करती है। न हम आंख झुका कर के बात करेंगे, और न ही हम आंख दिखाकर के बात करेंगे। हम दुनिया से आंख मिलाकर बात करेंगे। माना जा रहा है कि भारत और चीन के सैन्य अफसरों की आज होने वाली ये मुलाकात अब तक के सबसे बड़े सैन्य स्तर की बातचीत होगी। ताजा तनाव के मद्देनजर इससे पहले मेजर जनरल और कमांडरों के स्तरों पर कई बार बात हो चुकी है, लेकिन बेनतीजा रही। लद्दाख सरहद को लेकर भारत के सख्त रुख को देखते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को सुलह के संकेत देते हुए कहा था कि दोनों देश बातचीत के जरिए अपने मुद्दे सुलझाने में सक्षम हैं। इसी बयान के बाद आज होने वाली मुलाकात का खाका खींचा गया। इंडियन आर्मी का जो जितना भी सोल्जर है वो ऐसा एक यूनिफॉर्म पहनने के बाद ऐसा एक क्षमता रखता है कि एक इंच भी जो अगर अपने धरती माँ के ऊपर जो अगर आंख उठा के भी देता है तो उसको भी आगे धकेलने की क्षमता रखता है। आज की बैठक सरहद के दूसरी ओर मोल्दो नाम की जगह पर होगी। ये जगह भारत के चुशूल के करीब है। दरअसल पेंगोंग झील में फिंगर 4 नाम की जगह को लेकर भारत चीन के बीच झगड़ा है, लिहाजा बातचीत के लिए इसके करीब की जगह को चुना गया है। इसके दोनों पहलू हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए है कि इसका मतलब है कि ब्रिगेडियर और मेजर जनरल लेवल पे जो अभी 5-6 फ्लैग मीटिंग्स हो चुकी हैं लद्दाख में, वो उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया या कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नहीं हो पाया। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि क्लियरली दोनों गवर्नमेंट, भारत और चीन की गवर्नमेंट्स और डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स की एक एग्रीमेंट हो चुकी है कि इस प्रेजेंट क्राइसिस या प्रेजेंट कन्फ्रंटेशन को एक मिलिट्री लेवल पे रिजॉल्व किया जाए। तो 6 जून की जो बातचीत होगी दोनों कोर कमांडर्स के बीच में, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोनों देशों के। बातचीत से पहले भारत चीनी सेना अपनी जगह से 2 किलोमीटर पीछे लौट चुकी है। सकारात्मक माहौल बनाने के लिए भारतीय सेना भी 1 किलोमीटर पीछे आ गई है, लेकिन तनाव खत्म करना है तो चीनी फौज को घुसपैठ की अपनी फितरत से बाज आना होगा। आज से ये बात भारत के फौजी अफसर उसे साफ साफ जता देंगे। लद्दाख में अशरफ वानी और दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शुक्रवार रात को बादल फटने के बाद आई बारिश में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए और कुछ वाहन बाढ़ में बह गए। बादल फटने से डिंगला क्षेत्र का ऊपरी इलाका प्रभावित हुआ है, जिसके बाद आई बाढ़ में कुछ घर और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचाने के लिए राहत कर्मी लगातार तैनात हैं। बादल फटने के बाद पानी का ऐसा सैलाब आया कि सड़क भी बह गई। एक कार तो 2 किलोमीटर दूर तक बहती चली गई। इसके अलावा कई घरों में पानी भर गया है। मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि टोटल हार्डली 15 मिनट कोई बारिश हुई है ये, और 15 मिनट के बाद इतना ये फ्लड आया हुआ है, और आज तक ऐसा फ्लड ही नहीं हमने देखा है कभी। इसमें कुछ लोगों का तो बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा तो यही है कि 1-2 गाड़ियाँ हैं हमारी यहाँ, और छोटी गाड़ी है, उसके बाद बाइक हैं, कोई 4-5 बाइक हैं, लेकिन गाड़ी जो है वो बहुत नीचे चली गई है। तो और भी ये जो ज़मीन है लोगों की, उसके बाद रोड है, और भी आप देख सकते हो कि ये कितनी जगह, ये ऊपर वाली आप जगह देख सकते हो, नीचे देख सकते हो आपकी कितना नुकसान है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि एक दिन में अब 10,000 के करीब मरीज सामने आ रहे हैं। कोरोना मरीजों की इसी संख्या ने खतरे की घंटी बजा दी है। अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो जून के मध्य तक कोरोना संक्रमण के मामले में
पूरी दुनिया में भारत चौथे नंबर पर पहुंच जाएगा। देश अनलॉक हुआ तो कोरोना भी बेलगाम हो गया। इसके खतरे का ग्राफ भी तेजी से बढ़ने लगा। आज तक के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट को जरा गौर से देखिए। कोरोना वायरस के मामले इतनी तेजी से बढ़े हैं कि 24 घंटे में मरीजों की संख्या के मामले में भारत दुनिया भर में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। पहले नंबर पर ब्राजील है और दूसरे नंबर पर अमेरिका। कोरोना का कहर और बातें दुनिया जहां की, यहां मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। 80 दिनों का लॉकडाउन, तमाम एहतियाती उपाय, लेकिन इसके बावजूद कोरोना के असर को, कोरोना के कहर को कम नहीं किया जा सका। पिछले 24 घंटों की बात करें तो ब्राजील और अमेरिका के बाद भारत तीसरे स्थान पर आ गया है कोरोना संक्रमण के मामले में। ऐसे में विशेषज्ञों का भी कहना है कि जून और जुलाई बहुत भारी पड़ने वाले हैं, लेकिन कितने भारी इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। बस अभी तो इब्तिदाई कोरोना है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। कोरोना के संक्रमण की यह रफ्तार काफी कुछ कह रही है। आने वाले 2 महीने जो आप भी और हम भी बार बार कह रहे हैं बहुत ही खतरे के हैं। उसके लिए हमें आज नहीं हम सावधान हुए तो फिर आगे 2 महीने बाद जो परिणाम होगा उसकी अब कल्पना आज हमें सावधान होने का मौका ही नहीं मिलेगा शायद। नहीं, कल्पना भी नहीं की जा सकती उसकी चीज की जो आगे अगर इस वक्त की थोड़ी सी लापरवाही। इसीलिए बार बार मोदी जी का टैगलाइन देखेंगे ना, हमें सतर्क रहना है। बहुत बड़ी बात जो कह रहे हैं वो उन्होंने सब कवर कर दिया। इसे एक सतर्कता वाले वर्ड में सब कवर कर दिया। दुनिया की सबसे खतरनाक महामारी को बारीक से देखने पर कई हैरान करने वाली बातें सामने आती हैं। जिस तेज रफ्तार से भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अगर यही रफ्तार रही तो मध्य जून तक कोरोना संक्रमण के मामले में भारत पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच जाएगा। आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट इसकी तस्दीक करती है। फिलहाल तो भारत संक्रमण के मामले में पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर है। देश भर में कोरोना का विस्फोट हो गया। ये कहा जाए मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। खासकर दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 25,000 से ज्यादा मामले जो है वो आ चुके हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि पूरे अगर विश्व की बात करें तो मिड जून तक ये कहा जा सकता है कि भारत चौथे नंबर पर होगा कोरोना के केसेस में। यानी जाहिर तौर पर यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है क्योंकि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने, तमाम ऐसी चीजें हैं जो कोरोना से जंग इसी बेसिस पर जीती जा सकती है। तो इसका इस्तेमाल करें और जाहिर तौर पर स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि हम इस बीमारी से जीत सकें। हालांकि इस बीच कोरोना संक्रमण को लेकर टेस्ट के आंकड़े भी बढ़े हैं। हर दिन होने वाले टेस्ट की संख्या और पॉजिटिव रिजल्ट वाले टेस्ट का प्रतिशत पर भी जरा नजर डालिए। आज तक के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट को जब आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि पॉजिटिव मरीजों का प्रतिशत दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। 5 जून तक ये 6.81% पहुंच गया है। केंद्र सरकार इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए राज्यों को मेडिकल तैयारी करने की सलाह दे रही है। अधिक से अधिक स्थानों पर हम किस प्रकार से ये फीवर के लिए फीवर कॉर्नर्स या फीवर क्लिनिक्स ये ज़्यादा से ज़्यादा स्थानों पर बना लें, बेड्स की व्यवस्था को और सुदृढ़ कर लें। कोरोना की वजह से ही देश में पहली बार 25 मार्च को लॉकडाउन किया गया था, लेकिन अब तो पूरी छूट है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर जिंदगी ने रफ्तार पकड़ी है। इसी रफ्तार के बीच कोरोना के मामले ने भी स्पीड बढ़ा दी है। ऐसे में फिलहाल ज्यादा संभलने और एहतियात बरतने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। चिराग गोठी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। देश भर का आंकड़ा बेहिसाब तेजी से भाग रहा है और इसमें दिल्ली के ग्राफ का बड़ा हिस्सा है। राजधानी में इस वायरस की वजह से अब संकट गहरा गया है। आफत के बीच दिल्ली में टेस्ट को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। दिल्ली में कोरोना संकट जितना बड़ा है, सिस्टम से उतनी ही ज्यादा नाराजगी। ये एम्स के नर्सिंग स्टाफ हैं, ड्यूटी के दौरान कोरोना का इलाज करते हैं। छुट्टी मिलते ही प्रदर्शन शुरू। ये सभी कोरोना वॉरियर्स परेशान हैं कि पीपीई किट पहनकर 6 घंटे की कमरतोड़ ड्यूटी बेहद मुश्किल है। अब दिल्ली एम्स प्रशासन से राहत मांग रहे हैं। देश के सबसे बड़े अस्पताल के सामने ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दिल्ली वासियों के सामने कोरोना ने ऐसा मोर्चा खोल दिया है जिसकी काट नजर नहीं आ रही। महामारी के आंकड़ों से खौफ है।
दिल्ली का कोई ऐसा कोना नहीं जो कंटेनमेंट जोन में तब्दील न हुआ हो। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ कंटेनमेंट जोन की संख्या 163 हो चुकी है। अब जरा दिल्ली के इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 3 जून की रात 12 बजे तक संक्रमितों की संख्या 25,000 के पार पहुंच गई, जबकि मरने वालों की संख्या 650 हो गई। 3 जून को 24 घंटे में 1,359 मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना के मामलों ने 25,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी के साथ जो आधिकारिक कुल मौतें हैं वो 650 अभी तक दर्ज की गई हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल लगातार ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में बेड्स उपलब्ध है, लेकिन जो सच्चाई है वो इससे दूर है। रोजाना कोई ना कोई ऐसा मामला आ रहा है जिसके कारण कोरोना के जो पेशेंट हैं वो सही समय पर अस्पताल में बेड न मिलने के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठने लगे हैं। कोई अपनों की मौत को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल से सवाल पूछ रहा है, तो कोई कोरोना जांच नहीं होने पर। तो प्राइवेट की गाइडलाइंस ये आ गई है कि प्राइवेट कोई टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, हम कभी किसी हॉस्पिटल जाते हैं, कभी कहीं हॉस्पिटल जाते हैं, कोई डॉक्टर एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है, बेड्स अवेलेबल नहीं है, ब्लड बैंक नहीं है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। कल को अगर कुछ हो जाता है उनको, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ दिल्ली गवर्नमेंट से कि कौन उसका जवाब देगा। सत्येंद्र जी, एक मिनट ध्यान से सुनिए जरा। संकट की इस घड़ी में सियासत भी खूब हो रही है। कोरोना की जांच को लेकर राज्य और केंद्र सरकार आमने सामने है। सत्येंद्र जैन ने 2 दिन पहले ही आरएमएल अस्पताल में जांच को लेकर सवाल उठाए, तो केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने उनका जवाब देने में तनिक भी देर नहीं की। रिपोर्ट तो विदिन 24 आवर्स आनी ही चाहिए। किसी भी टेस्ट जिसका किया गया उसकी 24 घंटे में रिपोर्ट आनी चाहिए। दूसरा, अभी उन्होंने सैंपल लिए थे, एक दिन 94% पॉजिटिव थे। हमने उससे कुछ सैंपल टेस्ट कराए तो 45% नेगेटिव निकले, तो कंट्रोवर्सी तो है। डोंट ब्लेम जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म्स है, रिप्यूटेड मैकेनिज्म्स हैं, और आप जो पैथोलॉजिस्ट जो टेस्ट करते हैं दे आर ऑल हाईली क्वालिफाइड पीपल। कोई किसी पॉजिटिव को नेगेटिव कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, किसी नेगेटिव को पॉजिटिव कहने का कोई अधिकार आपको नहीं है। इसलिए वी डोंट वांट टू गेट इनटू दीज कंट्रोवर्सीज, वी हैव टू गो बाय द प्रोफेशनल ओपिनियंस। रैपिड टेस्ट आने के बाद दिल्ली सरकार दुहाई दे रही है कि सारी व्यवस्था बेहतर है, बस दिल्ली से बाहर के लोगों ने संकट गहराया तो संभालना मुश्किल होगा। इस बीच कोरोना की रफ्तार को देखते हुए टेस्ट के नियमों में बदलाव किए गए हैं। लक्षण दिखने पर ही कोरोना टेस्ट हो सकेंगे। मतलब जब तक किसी को बुखार और खांसी होने के साथ साथ सांस में दिक्कत नहीं होती, तब तक उसका टेस्ट नहीं होगा। राम किंकर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। और अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जो कोरोना ग्राफ में पहले नंबर पर बना हुआ है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कोरोना के 80,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। सिर्फ मई में ही ये आंकड़ा 46,000 के पार पहुंचा। कोरोना का खतरा कम तो नहीं हुआ, फिर भी मुंबई गुलजार होने लगी है। धीरे धीरे ही सही, मार्केट में दुकानों का शटर उठने लगा है। समंदर का किनारा गुलजार हो चला है। करीब 2.5 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका था, सब कुछ वीरान था। अब चहल पहल बढ़ी है, लोग बाहर निकले हैं, खुली हवा में आजादी महसूस कर रहे हैं। तो इस वक्त हम नरीमन पॉइंट इलाके में हैं मुंबई के। आमतौर पर लॉकडाउन के पहले अगर इस इलाके को देखा जाता था तो यहाँ पर सुबह इससे ज्यादा आमतौर पर भीड़ देखी जाती है, लेकिन जैसे ही सरकार ने इस बात का ऐलान किया है कि लोगों को मॉर्निंग वॉक के लिए अलाउ किया जाएगा, तो लोग अपने रूटीन के लिए, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हो, बाकी लोग हो, उन्होंने अपने रूटीन के तहत यहाँ पर आना शुरू कर दिया। 3 जून से ही अनलॉक 1 के तहत सरकार ने मुंबई को राहत देने का फैसला किया था, लेकिन तूफानी संकट के बाद इसे 2 दिनों के लिए टालना पड़ा। आखिरकार शुक्रवार को मुंबई ने खतरे के बीच सुकून की सांस ली। शर्तों बंदिशों के साथ मुंबई के बाजार खुलने लगे। मशहूर झावेरी बाजार में करीब 3,000 दुकानें हैं, लेकिन ऑड इवन फॉर्मूले के तहत उनमें से आधी संख्या को ही इजाजत मिली है। कुछ दुकानें हैं जो खुली हैं, लेकिन कुछ दुकानें हैं अभी भी बंद हैं। ऑल्टरनेट तरीके से दुकानों को खोला जाएगा। इसके पीछे कारण बस यही बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग अच्छी तरीके से मेंटेन हो सके। माया नगरी में डेंजर ऐसा है कि कोई घर से निकलना नहीं चाह रहा। झावेरी बाजार में जो खरीदार दिखे
वो भी मास्क में और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। हमारी सेफ्टी के लिए ही है, जो भी ये लोग भी कर रहे हैं हमारी सेफ्टी के लिए भी है कि हमें कुछ हो गया तो फिर हमारे पीछे हमारे परिवार को भी लग जाएगा, तो बेटर हम प्रिकॉशन करें और जो ये लोग बोले उस हिसाब से चले तो अच्छा ही है। मुंबई में शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स पर अभी भी पाबंदी जारी है, लेकिन 5 जून से मिली राहत की खेप में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक टैक्सी, रिक्शा और 4 पहिया गाड़ियों को चलाने की भी इजाजत मिल चुकी है। मुंबई में कोरोना के आंकड़े 46,000 के पार जा चुके हैं। कल देर शाम जो आंकड़े आए उसके मुताबिक मुंबई में बीते 24 घंटों में 139 लोगों ने जान गंवाई। ये किसी एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पूरे महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 80,229 हो चुकी है, जबकि 2,849 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कोरोना के भीषण खतरे के बीच राहत की बात यह है कि महाराष्ट्र में रिकवरी रेट 43.81% हो गया है। वहीं मृत्यु दर घटकर 3.55% रह गई है। तसल्ली भरी इस खबर के बीच अब सभी को इंतजार 8 जून का है, जब सभी दफ्तरों में 10% स्टाफ के साथ काम शुरू हो जाएगा। पंकज उपाध्याय के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।